Hello friends, welcome you all on my YouTube channel CTET Guru Competition Zone। फ्रेंड्स दिस इज राम सिंह और हाजिर हूँ मैं लेकर आप लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक। आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है, इसलिए आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी फ्रेंड्स को एवं उनके परिवार वालों को सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम आज टॉपिक, स्पेशल टॉपिक के साथ आज स्टार्ट करेंगे जो कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 16 से बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने 15 तक देखा था। उसके बाद हम लोग को आगे देखते हुए जाना है, लगभग 22 तक आज कवर अप कर लेंगे। इसलिए आज की पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हो, आप थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली बने रहें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो, मेरा मतलब यही है। फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 16 को, अर्थात क्या कहते हैं अनुच्छेद संख्या 16 को। इससे पहले हम लोग ने अनुच्छेद संख्या 15 पे बात की थी। 15 में मैंने आपको बताया था कि धर्म, मूल वंश, जाति या किसी प्रकार के लिंग या जन्म के स्थान पर किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया जा सकता। विधि के सामने, सरकार के सामने सभी कोई एक समान, एक फॉर्म में है। अब देखना यह है कि अब 16 अनुच्छेद संख्या 16 क्या कहती है। अनुच्छेद संख्या 16 भी हमें अधिकार देती है और वो बतलाती है कि लोक नियोजन के विषय में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होगा। अर्थात अनुच्छेद संख्या 16 कहती है कि लोक नियोजन के समक्ष सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार है। अब बात है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके बारे में जानिए जरा। तो वो कहना चाहता है आपको, राज्य के अधीन कोई भी पद हो, किसी भी पद पर अगर नियोजन या नियुक्ति की बात कही जाती है तो किसी भी विषय पर नागरिकों के लिए अवसर जो मिलेंगे सभी को एक समान फॉर्म में, एक फॉर्म में मिलना चाहिए, एक लेवल के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अर्थात कि राज्य के विधि के लिए या किसी भी पद पर नियुक्ति या फिर नियोजन किया जाता है तो उस कंडीशन में सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जिसे हम लोग समान समता का अधिकार कहेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। दूसरी पॉइंट कहता है कि राज्य के अधीन अगर किसी पद पर नियोजन या पद की लेने की बात हो तो वहां पे विभेद धर्म के नाम पे, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान, इनके आधार पर कभी भी अपात्र नहीं किया जा सकता है। अर्थात कि किसी व्यक्ति विशेष को इस आधार पे छाट दिया जाए कि आप बिहार में जन्मे हो इसलिए आपको उसमें वैकेंसी नहीं होगी, आप क्या कहते हैं दिल्ली में जन्मे हो तो इसलिए नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो भी आपका जन्म के स्थान पर या जाति विशेष के आधार पर इस कास्ट के तो आपका वैकेंसी इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से जो आपका कल्चर है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहता है अनुच्छेद संख्या 16। लेकिन अब क्या है कि जिस तरह से आपका आरक्षण कोटा हमने पढ़ा था 29 में, अनुच्छेद संख्या 29 की बात हमने बताई थी अनुच्छेद 15 में इस बात को, कि कुछ अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर क्या दिए गए हैं, छूट दिए गए हैं। तो पहले से ही वो कोटा बांट के आता है कि अनुसूचित जाति का इतना सीट होगा, महिलाओं के लिए इतना सीट आरक्षित है। तो इस फॉर्म में पहले ही आरक्षित बांट दिए जाते हैं। उसके बाद अब कहता है उसके बाद जितना बच जाएगा नॉर्मल, उसमें किसी और को मतलब समता का अधिकार सब में होगा। लेकिन आरक्षित कोटा को पहले काट के एक तरफ रख देगा तब, ये भाई कैसी बात है। मेरा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को आप आरक्षण देते हैं तो आरक्षण का विषय आपका क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। और बैकग्राउंड में भी आरक्षण किस आधार पे आपको देना है, आरक्षण भी देना है तो उसे आप पढ़ने में प्रमोट कीजिए, उसे पढ़ाइए, उसे बेहतर बनाइए, उस लायक बनाइए कि उसे जॉब में करे। मार्क्स कम लाने से उसमें ज्वाइनिंग कराना मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। आप उसे पढ़ाइए, अलग से पढ़ाइए, वही क्वेश्चन पढ़ाइए जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए पर्पज से बेहतर है, उसी को पढ़ाइए। लेकिन वह समतुल्य मार्क्स लाए तभी उसको आप सिलेक्शन दीजिए, भले वो वीकर सेक्शन हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हो या किसी भी फॉर्म में हो। इसलिए लेकिन 29 कहता है हमारा, 29 का ग पॉइंट में कह देता है कि भाई नहीं भाई,
जो है आरक्षित होगा, जाति विशेष पर, कास्ट विशेष पर आरक्षण की बात कही गई। लेकिन अनुच्छेद संख्या 16 फिर कहता है कि जन्म स्थान, लिंग, जाति विशेष, इन सभी आधार पर अर्थात उद्भव, इन सभी के आधार पर कभी भी विभेद करने की बात नहीं कही जाएगी या किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर पात्र या अपात्र नहीं मान्य होगा। उसके बाद तीसरी पॉइंट जो कहती है अनुच्छेद संख्या 16, वह सबसे ज्यादा कहती है, सबसे ज्यादा बेहतर बात कहती है कोई राज्य या संघ के राज्य क्षेत्र किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर अगर नियोजन या नियुक्ति करनी है तो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास जो होंगे वो विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। अब क्या है कि मान लीजिए कि एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की आपका जॉब है और दूसरा आपका स्पेशली स्टेट लेवल का जॉब है। जैसे सपोज दैट अगर हम यूपीएससी लेवल की बात करें, पीसीएस लेवल की बात करें, तो यूपीएससी कंडक्ट करती है हमारा केंद्र सरकार अर्थात कि संघीय स्तर पर। बीपीएससी यूकेपीसीएस आपका यूपीपीसीएस अर्थात कि स्टेट लेवल का होता है अलग, जो कि पीसीएस के फॉर्म में होता है। अब क्या होता है कि जो भी आपका क्या होगा कि स्टेट लेवल का होगा उसमें उस राज्य विशेष के लोगों के लिए सीट जो होगा वो आरक्षित होना चाहिए, अर्थात उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल वास्तविक बात है, ये बिल्कुल वास्तविक बात है कि उसके राज्य विशेष जिस राज्य विशेष की अगर बात कही जाती है तो उनको तो प्रधानता मिलनी चाहिए लोकेलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ के कल्चर, वहाँ के जियोग्राफिकल एरिया, वहाँ की हिस्ट्री यानी ऑल एवरीथिंग से ज़्यादा अवगत है, ज़्यादा फैमिलियर है, तो वहाँ पे जो वर्क करेगा ज़्यादा बेटर वे से करेगा, इसलिए वहाँ पर उसे छूट दिया जाता है। और अन्य राज्य वाले को भी वहाँ पे अनुमति होती है, लेकिन उनका परसेंटेज घट जाता है। ऐसे जनरली कहा जाता है कि 10% जो होंगे अदर एरिया के अर्थात कि अदर जितने भी स्टेट वाले होंगे उनको किसी स्टेट विशेष में जॉब होगी तो 10% उसकी एंट्री होगी, बाकी 90% पे आपका अधिकार किसका होगा, उस राज्य विशेष का जो स्पेशली वहाँ से बिलोंग करता है अर्थात कि उस लोकेलिटी का होगा। तो ये कहता है आपका अनुच्छेद संख्या 16 में कि किसी राज्य विशेष में या किसी संघ के विशेष क्षेत्र में अगर कोई बात की जाती है तो उसमें राज्य विषयक या उसके लोकल एरिया के लोगों को छूट मिलेगी और उस फॉर्म में कार्य करने की मौका मिलेगा। अर्थात अनुच्छेद संख्या 16 जो है 3 बात कहती है। पहला नंबर, नियोजन या नियुक्ति के किसी भी आधार पर कोई अपात्रता नहीं होनी चाहिए, अर्थात कि किसी मूल जाति वंश के आधार पर सभी को एक समान समानता होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में किसी के बीच में भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए। दूसरी नंबर बात कहता है कि कोई भी नागरिक हो देश के विधि के कानून के सामने जो नियोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उसमें समानता दिखाई जाएगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहती है कि अगर किसी राज्य क्षेत्र या किसी विशेष संघीय क्षेत्र की बात की जाए तो उस कंडीशन में उसके लोकेलिटी के लोगों को कुछ विशेष दर्जा दिया जाएगा, विशेष छूट दिया जाएगा। आशा फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 16 सबको क्लियर हो गई होगी। अर्थात अनुच्छेद संख्या 16 कहता है लोक नियोजन, अर्थात कि जो लोक के फॉर्म में अर्थात कि लोगों के भलाई के लिए जो वर्ग किए जाते हैं, कोई अगर नियुक्ति की जाती है तो उसमें सभी को समानता मिलेगी। क्लियर है फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 16। अनुच्छेद संख्या 16 अगर क्लियर है तब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद संख्या 17 को, जो कि कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब भेदभाव, छुआछूत जिसे कहते हैं अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, उसके विरुद्ध यानी कि अस्पृश्यता का बिल्कुल अंत होना चाहिए। कहता है इसमें पहला पॉइंट कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। मान लीजिए कि आप छोटे वर्ग से आते हैं तो आपको बॉडी में टच नहीं कर सकते हैं, हालांकि अभी कोरोना है, टच होना तो ऐसे भी ठीक नहीं है, लेकिन उनकी टचेबिलिटी अर्थात की टचेबिलिटी इन द सेंस कि वह आपको किसी भी फॉर्म में आप उसे अपने बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अस्पृश्यता। तो ये कहती है संविधान के अनुच्छेद संख्या 17 कहती है कि सबको अनुच्छेद के सामने, संविधान के सामने सभी एक समान है, किसी भी फॉर्म में आप भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव करना निषेध है, मना है। और दूसरी बात कहता है अस्पृश्यता से उपजी
किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। कोई राज्य सरकार या कोई आपका क्या कहते हैं पदाधिकारी इस बेस पर कोई नियुक्ति या कार्य करता है कि अस्पृश्यता को अलग करते हुए कि यह आपका अस्पृश्यता कैटेगरी में आता है या छुआछूत वाले में है, तो इसको साइड करके तब इसमें नियोजन किया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो भी व्यक्ति विशेष ऐसा करता है उस व्यक्ति विशेष को स्पेशली दंड दिया जाएगा, अर्थात यह दंडनीय अपराध है। समझ सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बड़ी बात है। इसलिए अस्पृश्यता हमें करनी नहीं चाहिए। अब वास्तविकता है, अगर रियल ग्राउंड पे जाओ तो ग्राउंड पे भी यही फैक्ट है कि अस्पृश्यता हमें नहीं करनी चाहिए। छुआछूत किसी जाति विशेष किसी कास्ट विशेष पे हमें नहीं करना चाहिए। हम भी इस बात को मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अस्पृश्यता जो है बैजाबीज है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद संख्या आपका 17 कहता है। लेकिन अनुच्छेद संख्या 18 क्या कहता है वो जरा जान लीजिए। ये कहता है उपाधियों का अंत। जितना उपाधि दिया जाता है बड़े फॉर्म में, उन उपाधियों का क्या होगा, समाप्ति होगा, अंत होगा। कहता है राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात कि राज्य, सेना या विद्या, इन 3 क्षेत्र को छोड़ के किसी भी फॉर्म में कोई भी उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। यानी कि महाअधिराज की उपाधि जिसे कहते हैं, बड़े फॉर्म में जो उपाधि दी जाती है वह इस 3 के अलावा किसी को नहीं दी जाएगी। एक तो सेना को देना बिल्कुल जरूरी है, राज्य का जो हेड होगा उनको, और आपका विद्या अर्थात की पढ़ाई लिखाई महाराज जी, गुरु जी को, ठीक है। इनके अलावा किसी को भी उपाधि नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से पहले मंत्री राजा हुआ करते थे उस तरह में उपाधि दी जाती थी, तो उस फॉर्म की जो कार्य है वो संविधान के अनुच्छेद संख्या 18 उसे मना करता है। दूसरी बात, अनुच्छेद संख्या 18 क्या कहती है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर इंडियन आपका कोई सिटीजनशिप है, अगर ऑफर आता है फॉरेन से, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि उसका परमिशन ग्रांट ना हो जाए प्रेसिडेंट से। जब तक यहाँ के संसद इस बात को ये पास नहीं करे कि आप वहां का जॉब एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब तक आपको वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करना है। तो 2 बात हमने जानी कि पहला नंबर की उपाधि का अंत किया गया, दूसरा नंबर भारत के किसी नागरिक को किसी विदेश की उपाधि को प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पहले हमने देखा भी विदेशी का कोई नागरिक नहीं करेगा, लेकिन अब जो भारत का नागरिक नहीं है, ऑब्वियसली इसी बात है विदेशी है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद के धारण करते हुए विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना वह नहीं एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए किसी विदेशी व्यक्ति को हम अपने यहाँ पर किसी पद पर रख लिए किसी भी नियम कानून के तहत, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं कहे तब तक वह अपने राज्य के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अर्थात अपने दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेगा और अपने देश में भी वह जॉब प्रदान प्राप्त नहीं करेगा जब तक यहाँ पर वो कार्यरत है। इस बात का ध्यान रखना है कि इंडिया में अगर किसी विदेशी को जॉब मिलती है तो वह विदेशी अपने देश में तब तक जॉब नहीं करेगा किसी अन्य कंट्री में जब तक राष्ट्रपति उसे ग्रांट न करे। अर्थात 3 बातें, पहला नंबर चीज तो उपाधि का समाप्ति, दूसरा नंबर अगर इंडिया का कोई व्यक्ति है तो फॉरेन में आपका जॉब अगर करना चाहता है, अगर गवर्नमेंट जॉब है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमारे डॉक्टर साहब WHO में चले गए, सभी को पता होगा WHO में छूछ हुआ, हमारे दिल्ली के बहुत चर्चित नाम। तो उस कंडीशन में जब ये आपकी उपाधि प्राप्त हुई तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी कि हम उसका पद ग्रहण कर रहे हैं। अगर कोई विदेशी यहाँ का आपका उपाधि ले तो उस कंडीशन में उसे दूसरे कंट्री का या उसे स्वयं अपने कंट्री का जॉब लेने के लिए एक बार राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी होगी।
फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 18 क्लियर हो गया होगा सब किसी को। अर्थात कि इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि कब उपाधि लेनी है आपको, कब जॉब लेना है और कब जॉब आपको नहीं लेना है। जॉब लेने से पहले किनकी अनुमति लेनी है और किसकी अनुमति की आवश्यकता आपको नहीं है। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद संख्या 18। अगर क्लियर हो गया फ्रेंड तो देखते हैं अनुच्छेद संख्या 19 को, अर्थात कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 19। जरा सा फास्ट हम चाहते हैं ताकि कम समय में लोग ज्यादा बैकअप कर सके। ये क्या कहते हैं, वाक स्वतंत्रता, अर्थात कि बोलने की स्वतंत्रता, जितने भी अधिकार है उनका संरक्षण देता है। कि अगर मान लीजिए कि कोई वाक स्वतंत्रता में या बोलने की स्वतंत्रता में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका क्या करेगा, यह अनुच्छेद संख्या 19 आपको हेल्प करेगा। पहला नंबर चीज तो कहता है कि वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको जो मर्जी अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो आपको इच्छा है जिस फॉर्म में आए, अगर वह संविधान के विरुद्ध नहीं है तो आप अपने विचार को समक्ष, यानी कि पूरी दुनिया के, पूरी इंडिया के समक्ष आप अपनी बातों को, विचार को रख सकते हैं। दूसरी नंबर बात कहता है कि अगर संसद या संविधान के अंदर कोई बात है या कोई नया अध्यादेश या कोई नियम अगर लग भी जाती है तो उस कंडीशन में आप भी उसका विरोध करना चाहे तो अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन क्या है, शांतिपूर्वक और निरायुध। हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए कि चलो भाई रैली करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण और निरायुध तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उससे आप पेश कर सकते हैं अपने बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद कहता है संगम या संघ बनाने की आपको पूरी आजादी है। फ्रेंड्स ग्रुप बनाइए, आप एक टीम बनाइए, विरोध करने के लिए आप समुदाय जुटाइए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त है कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, निर्विरोध होना, सॉरी निरायुध होना चाहिए। अर्थात कि युद्ध, लड़ाई झगड़ा की बात जो होगी, हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा होगी तब तो समस्या है, इसलिए हिंसा का केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है फ्रेंड्स कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं। आप जहां चाहे, इस देश के जिस राज्य में चाहे उस राज्य में जा सकते हैं, आपको संचरित करने की पूरी छूट है। जम्मू कश्मीर से चलिए कन्याकुमारी तक पहुंच जाइए, कोई मना नहीं करेगा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर घूमिए, कोई आपको बीच में रोकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आप अबाध रूप से बिना रुके टुके आप संचरण कर सकते हैं, अर्थात कि चाहे तो घूम सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 5 नंबर कहता है आपका, 5वां जो फैक्ट कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में आप चाहे निवास कीजिए, चाहे वहां पे बस जाइए, वहां पे अपनी सारी जिंदगी बिता लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप रह सकते हैं। और इसी कारण वजह से आपका बिहार के लोग, आपका यूपी में भी कुछ है, कुछ दिल्ली में लोग भी है, कुछ अमेरिका में भी आपका क्या कहते हैं, कुछ मुंबई में भी है, कुछ गुजरात में भी है, अलग अलग स्टेट्स में भी आप जाकर चाहे तो रह सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, या फिर वहां पे घर बना के बस सकते हैं। यह आपकी पूरी राइट है। अर्थात क्या हो गया, पूरी स्वतंत्रता जो हो गई अनुच्छेद संख्या 19 के अंतर्गत रख दी गई। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई बात अगर संसद या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बात अगर आपको पच नहीं रही है, जिनके बात लग रहा है कि ये गलत है, तो आप विरोध जता सकते हैं, आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, आप उनका विरोध करेंगे, लेकिन निरायुध होना चाहिए। विरोध में किसी भी प्रकार का कोई भी आपका हताहत नहीं होना चाहिए, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। तीसरी बात कहता है कि जितना मर्जी ग्रुपिंग बनाइए, समुदाय को एक साथ जुटाइए विरोध करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक। चौथा नंबर कहता है कि आप पूरे देश में जहां मर्जी करे घूमिए, संचरण करते रहिए, घूमते रहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट जो कहता है कि आप घूमना तो छोड़िए,
अगर आप रहना चाहते हैं, किसी भाग में निवास करना चाहते हैं, बस जाना चाहते हैं, तो जाइए, बस जाइए, रह जाइए, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। यह कहता है फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 19। आशा फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 19 क्लियर हो गया होगा कि यह कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण देता है, अर्थात कि आपको जो अधिकार है उसको संरक्षित आपको प्रदान करने का काम करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखते हैं हम लोग अनुच्छेद संख्या 20 को, और 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिल्मी दुनिया के लिए तो बहुत परिचित है। क्या कहता है फ्रेंड्स? अपराधों के लिए, और ये ज्यादा जानने की जरूरत है हम लोग के लिए भी, क्योंकि हम लोग की जिंदगी में भी इसका यूज काफी ज्यादा है। कहता है संविधान के अनुच्छेद संख्या 20 कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। गिरफ्तार किए जाते हैं तो क्या, कौन सा केस, कैसे केस अप्लाई होगा, अपराध के विरुद्ध किस कंडीशन में आपको गिरफ्तारी का वारंट आएगा, ये जितनी भी बातें कही गई है, कही गई अनुच्छेद संख्या 20 में। ये क्या कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध हुआ है उसे आरोपित न कर दिया जाए। अर्थात कि जब तक उनकी बात साबित नहीं होती है तब तक कोई अपराधी नहीं है। जिस अपराध के जुर्म में आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जब तक वह अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह अपराधी नहीं है। अर्थात कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर आपने गिरफ्तार किया किसी भी दोष में, तो उसे अपराधी तब तक नहीं ठहराया जाएगा जब तक जिसने जो आरोप किया है वह आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। जैसे अभी देख रहे हो कि हाथरस वाला कांड जो हुआ है, बलात्कारियों को छुड़ाने की बात कही जा रही है कि वह निर्दोष है, तो हम भी उससे बलात्कारी नहीं कह सकते, संविधान भी उससे बलात्कारी नहीं कह सकता, जब तक ये बात साबुत क्लियर ना हो जाए कि उसने अपराध किया है तब तक ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कभी भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना उसका ये आधार नहीं बनेगा कि उसने अपराध किया है या वह अपराधी है। अपराधी के लिए जरूरी है कि उनका दोष जो है वो फिक्स हो, अर्थात कि आरोप उनको साबित जब हो जाएगा तब कोई अपराधी कहलाएगा। पहली पॉइंट कहती है। दूसरी पॉइंट क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने एक मर्डर किया तो भी उसे एक ही बार सजा मिलेगी, और कंटिन्यूअसली उसने 3 बार मर्डर किया तो भी उसे एक ही सजा मिलेगी। अर्थात कि एक तरह की अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, कोई भी व्यक्ति हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा का हकदार है। भले वह गलती दोहराए तिराए फिर कोई नहीं, लेकिन आपको एक बार सजा मिलेगी तो एक ही बार मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने मर्डर किया, उसको सजा मिली 7 साल की, फिर वो बाहर आ गया और फिर मर्डर करेगा तो 7 साल पहले भुगत चुका है, इसलिए अब कितना ही मर्डर करेगा तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है। वह जिस समय उस पर आरोप लगना है, जिस समय कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, उस कंडीशन तक उसने एक तरह के जितने अपराध किए उसका एक केस फाइल बनेगा। जिस तरह से अभी लालू प्रसाद यादव अभी जेल में है, तो उनपे आपका अलग अलग तरह के आपका घोटाले का आरोप है, तो सभी घोटाले के आरोप को एक साथ मिलाकर घोटाले का आरोप चल रहा है। मर्डर की आपके क्या कहते हैं, उस पे क्या कहते हैं क्लेम का, अर्थात कि उस पे मर्डर की कोशिश की आपकी केसेस है तो उसका भी चल रहा है। डीएम की हत्या का डीएम पे आपका आरोप है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके जो आरोप हैं वह उसी फॉर्म में आरोपित होते हैं। यानी कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा आपको मिल सकती है। तीसरी नंबर बात कहता है, किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या, किसी अपराध के लिए जो अभिव्यक्ति है किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
अर्थात कि कोई कहे कि भाई आप अपना क्या करो, आप अपना जो है जुल्म है वह आप मान लो कि आपने ये अपराध किया, तो इस अपराध को स्वयं मानने के लिए बाध्य नहीं करना है कि हम इस जुर्म को आपका एक्सेप्ट करते हैं कि हमने ये जुर्म किया है या हमने ये गलती करी है। इसके लिए आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, उस व्यक्ति पर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि खुद वो एक्सेप्ट कर ले कि उसने ऐसी गलती करी है। उसके लिए आप प्रूफ जुटाइए, अगर बात सही है तो आप उस पर आरोप लगेगा, जो आरोप लगेगा उसके लिए उसे सजा मिलेगी। लेकिन आप वहां पर बाध्य नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप उस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आपने यह गलती करी है। तो फ्रेंड समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात कही जा रही है। तो यह आपका क्या हो गया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका 20 नंबर का, जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या था, पहला चीज कि जब तक किसी व्यक्ति विशेष को कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह आपका कानूनी रूप से अपराधी नहीं है। दूसरी नंबर बात, किसी भी व्यक्ति के लिए अपराध के लिए, एक तरह के अपराध के लिए एक बार से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। तीसरी नंबर बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई अपराधी अपने आरोप को अगर नहीं मानता है, नहीं एक्सेप्ट करता है, तो आप उसके लिए जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि वह अपनी अपराध खुद से मान ले। ये सभी पॉइंट हमारे कहते हैं अनुच्छेद संख्या 20। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 20 तो ये कहता है, लेकिन अब देखना यह है कि 19 आपका 21 क्या कहता है, अनुच्छेद संख्या 21 क्या कहता है। क्लियर हो गया होगा सभी को अनुच्छेद संख्या 20। अब देखते हैं अनुच्छेद संख्या 21 को। यह सबसे इजी और सबसे बेहतर है। यह आपका क्या कहता है, अनुच्छेद संख्या 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। अर्थात क्या, किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर कह रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक की स्वतंत्रता से विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात कि कोई किसी भी फॉर्म में अगर विधि या नियम या कानून या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई आपकी प्राण ले लेनी है, अर्थात आपको फांसी की सजा दे देनी है, तब भी आप फांसी की सजा पर चढ़ेंगे, अदरवाइज आप अपने से फांसी की सजा खुद को नहीं लगा लेंगे। अर्थात आपके शरीर के प्रति इस देश के और उस राज्य का भी अधिकार है जिस राज्य में आप रहते हैं। सभी कुछ है आपके पास पावर, आपका अपना बॉडी है, आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहता नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने आप को किसी भी फॉर्म में नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आपकी संपत्ति, आप खुद इस देश का एक अंग है, इसलिए आप किसी भी फॉर्म में इस देश की सेवा करेंगे। अर्थात कि आपकी जो दैहिक है, आपकी जो व्यक्तिक है, जो प्राण है, वह सिर्फ और सिर्फ देश के हित के अकॉर्डिंग आपको करना है। सुसाइड करना भी एक केस है, सुसाइड करना भी केस है। अगर सुसाइड में व्यक्ति बच जाता है तो उस पर केस चलने की बात होती है कि भाई आपने सुसाइड क्यों किया, क्यों, किस वजह से किया, उसको आरोपित किया जाएगा। अगर आपने सुसाइड कर भी लिया तो जिस वजह से आपने किया वो आप पकड़े जाएंगे। इसलिए सुसाइड भी आप खुद से नहीं कर सकते भाई, सुसाइड भी करना एक अपराध के अंतर्गत आता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अनुच्छेद संख्या 21 कहता है कि सुसाइड भी एक प्रकार का केस है। आप अपने व्यक्तिगत दैहिक संरचना को भी नहीं बिगाड़ सकते हैं किसी भी आधार पर। यह सिर्फ और सिर्फ विधि के सामने, अर्थात कि विधि इसे चाहे तो आपका करवा सकता है। अर्थात क्या कि आपको चाहे तो आपकी प्राण ले सकता है, फांसी की सजा दे दे, प्राण ले लेगा। तो इस कंडीशन में कहता है संविधान के अनुच्छेद संख्या 21 कि आप अपने आप को सुसाइड नहीं कर सकते, किसी भी फॉर्म में आप व्यक्तिगत रूप में अपने आप को हानि नहीं पहुंचा सकते, और सिर्फ जो करना होगा वो कौन करेगा, विधि, कानून, अर्थात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा फ्रेंड्स, अनुच्छेद संख्या 21 भी क्लियर हो गया होगा। अर्थात कि ये थे आपके 4 पॉइंट।
अर्थात हमने देखा 16 से लेकर 21 तक के सभी अनुच्छेदों को। 16 से 21 तक के अनुच्छेद को हमने मेनली क्या देखा फ्रेंड्स, तो 16वें अनुच्छेद में हमने देखा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर पड़ा। अर्थात क्या कि किसी भी व्यक्ति को जितना भी नियुक्ति होता है उस नियुक्ति में सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से अधिकार मिलेगा कि वह किसी भी नौकरी को कर सकता है। किसी व्यक्ति जाति विशेष पर या किसी उद्भव या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी रूप में कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। किसी भी फॉर्म में कभी भी छुआछूत की भावना हमारे शरीर मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और उसके बाद अनुच्छेद संख्या 18 क्या कहता है, 18 कहता है कि उपाधि का अंत। कोई भी अगर आउट ऑफ कंट्री अगर किसी कोई जॉब लेना है तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। अगर गजटेड कोई आपका जॉब विदेशी इंडिया में करता है तो वह अगर किसी और कंट्री में भी करना चाहता है या अपने देश में भी करना चाहता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही कर सकता है। जबकि अनुच्छेद संख्या 19 कहता है कि वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जो इच्छा करे जो सही लगे आप बोल सकते हैं, बशर्ते संविधान के विरुद्ध वो बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा नंबर, आप चाहे तो शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, ग्रुपिंग बना सकते हैं, किसी भी विरोध में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक और निरायुध होना चाहिए। उसके बाद भारत की पूरी राज्य क्षेत्र में जहां जीना जाना चाहे जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपको पूरी स्वतंत्रता है। और सबसे लास्ट पॉइंट उसी में कहता है कि आप जहां मर्जी रहने भी सकते हैं, वहां पर बस भी सकते हैं, जाना तो दूर है, वहां पर रह सकते हैं, बस सकते हैं। जबकि अनुच्छेद संख्या 19 कहती है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि जब तक नहीं होगा तब तक आप अपराधी कानून के नजर में नहीं है। आप अपराधी तब तक नहीं है जब तक आप पर जो आरोप है वो आरोपित न हो जाए, सिद्ध न हो जाए आरोप, तब तक आप आरोपी नहीं है। दूसरी पॉइंट कहता है आपको किसी व्यक्ति के लिए यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। 2 मर्डर के लिए 2 बार उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। 2 बार मर्डर के लिए सिर्फ एक ही बार फांसी की सजा होगी या एक ही बार 7 साल की कैद होगी। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरी पॉइंट कहता है किसी भी अपराध के लिए अभिव्यक्ति के लिए, किसी भी अपराध के लिए जो अभियुक्त है, जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उससे आप किसी भी रूप में बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वह अपना जुर्म एक्सेप्ट कर ले। इसके लिए आपको टॉर्चर नहीं करना है। यह कहता है हमारा अनुच्छेद संख्या 20। और अनुच्छेद संख्या 21 फ्रेंड्स कहता है हमारा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, सुसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी फॉर्म में अगर आपका शरीर से अगर क्या कहते हैं अगर प्राण भी निकलनी है तो किसके साथ निकलेगी, सरकार के अकॉर्डिंग निकलेगी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग निकलेगी। आशा है फ्रेंड्स आज की सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप पूरी सेशन में हमारे साथ बने रहे इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स कि कल की क्लास हमारी बंद रहेगी क्योंकि कल संडे है और संडे की क्लासेस में कुछ दिनों के लिए बंद कर रहा हूँ, इसलिए संडे की क्लासेस अभी बंद रहेगी, कल क्लास नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं मंडे को नए क्लास नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।